हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटेक वर्ल्ड एकेट्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो ये है बेसिकली, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम पढ़ेंगे। बेसिकली ये पूरा सिलेबस है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है मेन है तुम्हारा लॉ। कि लॉ क्या होता है। देखो, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स टू कीप सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल। लॉ क्या है? लॉ कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि सोसाइटी को यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर। द टर्म लॉ कम फ्रॉम लैक मीनिंग स्पेसिफिक। लॉ मीन्स रूल्स अ कंट्री इन्फोर्सेस टू गाइड पीपल्स एक्शन। बेसिकली लॉ क्या है? लॉ हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कंट्री को बेसिकली कुछ ऐसे चीजें हो गई जो कंट्री के लोगों को उनके एक्शंस को गाइड करने के लिए यहाँ पर हेल्प करती हैं और प्रिवेंट करती हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो अनएथिकल अपना जो बिहेवियर है वो ना शो करें, है ना। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्राइम के लिए इंडिया के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग लॉ यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये लॉ के मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो टू इंश्योर जस्टिस, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है किसी दूसरे के साथ तो उस दूसरे इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लॉ यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद ताकि जो चीजें हैं वो फेयर रहें, यहाँ पर फेयर गेम हो, किसी तरह का कोई भी बायसनेस ना हो, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक कंट्री में मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लॉ जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ लॉ, कि ये जो लॉ है इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफाइड है आपके 5 सोर्सेज जो यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहला सोर्स है तुम्हारा लेजिस्लेशन। तो बेसिकली जो लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, जैसे कि अलग अलग एक्ट्स हो गए, ये सारे जो होते हैं ये आपके लॉ होते हैं, या बोल सकते हो ये सोर्सेज ऑफ लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम्स। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज एज लॉ इन सम केसेस। तो बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, बिलीव्स होते हैं, जो कि यहाँ पर लॉ को हम इस चीज को समझ सकते हैं। उसके बाद होता है जुडिशियल प्रेसिडेंस, जो अभी हम और डिटेल में देखेंगे। जुडिशियल प्रेसिडेंस बेसिकली होता है कि पास्ट कोर्ट डिसीजन दैट गाइड फ्यूचर केस। कि अगर यहाँ पर कोई कोर्ट है ना, इसका एग्जांपल लो कि यहाँ पर कोई कोर्ट है, ठीक है, उसके पास कोई एक केस आया जो कि पास्ट केस से यहाँ पर रिजेंबल करता है, तो उस केस में यहाँ जो डिसीजन होते हैं वो पास्ट केस के हिसाब से लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस अप्लाइड व्हेन नो स्पेसिफिक लॉ एग्जिस्ट। तो अगर यहाँ पर कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो कोई ऐसा केस आया जिसके लिए कोई लॉ बना ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर जो फेयर गेम होता है वो चीज यहाँ पर मानी जाती है, या वो यहाँ पर जजमेंट दिया जाता है। उसके बाद है कन्वेंशनल लॉ। सो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट फॉलोड बाय इंडिया। तो जो भी अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी डिफॉल्ट यहाँ पर ट्रीटीज होती हैं जो इंडिया फॉलो करती है, वो भी यहाँ पर सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ये 5 सोर्सेज ऑफ लॉ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कोर्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया के अंदर जो मेन कोर्ट स्ट्रक्चर आता है वो एक हायरार्की के फॉर्म में है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट कोर्ट या अपर लेवल ऑफ कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग सबको पता ही होगा, सबसे बड़ा कोर्ट है, और बाकी नीचे के जितने भी कोर्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट यहाँ क्या है? हाई कोर्ट बेसिकली बाइंड लोअर कोर्ट विद इन द स्टेट। तो हाई कोर्ट बेसिकली स्टेट लेवल पे काम करता है, और हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो यहाँ पर हाई कोर्ट की जो भी बातें हैं, जो भी यहाँ पर वो चीजें बता रहे हैं, वो उनको माननी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जैसा नाम है, ये कोर्ट जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट बोल सकते हो आप कि यहाँ पर जो लोकल लेवल पे केसेस होते हैं या छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की याद रखना, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट और सबसे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट।
तो यहाँ पर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम प्राइमरी लेजिस्लेशन बोलते हैं, लेजिस्लेशन का मतलब ऐसे बोल सकते हो कि लेजिस्लेटिव बॉडी आपने बहुत बार सुना होगा। लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ बनाने वाला, ठीक है, लॉ मेकिंग के लिए हम लेजिस्लेशन वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्ट्स क्या है, लॉज पास बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जो भी यहाँ पर लॉज हैं जो लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती हैं उसको हम एक्ट्स बोलते हैं। एंड पार्लियामेंट कैन अलाउ अदर्स टू मेक लॉ थ्रू एन एक्ट, और यहाँ पर पार्लियामेंट के पास वो प्रिविलेज है कि वो दूसरों को भी मौका दे सकते हैं कि वो यहाँ पर लॉ बनाए। अब वो कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। सो एन एक्ट डिफाइंस द पर्पस ऑफ अ स्पेसिफिक लॉ, delegated legislation gives others the authority to add details to an act, authorize individuals create law based on guidelines set by the act। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप कैसे यहाँ पर लॉस को एक्ट के थ्रू बना सकते हो, ठीक है, वो अभी देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है इनैक्टेड लॉ, ठीक है। इनैक्टेड लॉ बेसिकली क्या है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक एक्ट को कैसे लॉ बना सकते हो, है ना। पीछे लिखा है ना कि द पार्लियामेंट कैन अलाउ अदर्स टू मेक लॉज थ्रू एन एक्ट। तो बेसिकली एक एक्ट से यहाँ पर हम कैसे उसको लॉ बनाएंगे, ठीक है, और लॉ बना के कैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक कंट्री में मेंटेन करेंगे, कैसे लोगों के अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाया गया है, जो कि हमारा टॉपिक है इनैक्टेड लॉ का। तो यहाँ पर जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ बिगिंस विद द मिनिस्ट्री ड्राफ्टिंग अ बिल। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री होती है जिसको भी लॉ बनाना है वो यहाँ पर एक बिल यहाँ पर ड्राफ्ट करती है, ठीक है, विच इज देन रिवाइज बेस्ड ऑन फीडबैक। और अलग अलग फीडबैक के थ्रू यहाँ पर ये बिल जाता है, और अगर कोई अपना फीडबैक देता है कि हाँ इस बिल में यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, तो उस केस में ये फीडबैक लेकर यहाँ पर मल्टीपल रिविजन्स हो सकते हैं इस बिल के, ठीक है। आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव्स द बिल, तो यहाँ पर जो कैबिनेट है एक बार वो जब अप्रूव कर देते हैं इस बिल को, तो वो फिर जो बिल होता है बेसिकली वो यहाँ पर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। और एंड रीड 3 टाइम्स, तो बेसिकली ये जो बिल होता है एक बार इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये 3 रीडिंग से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार इस जो बिल है इसको पूरा रिव्यू किया जाता है, पढ़ा जाता है, एंड अ कमिटी में रिव्यू द बिल एंड सजेस्ट चेंजेस। और यहाँ पर भी ये जो चेंजेस हैं कि आप बिल में यहाँ चेंजेस करो वो यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। सो द बिल इज देन डिस्कस्ड, अमेंडेड एंड वोटेड ऑन बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को यहाँ पर जो भी कमी लगती है वो यहाँ डिस्कशन करके अलग अलग जगह पे अमेंडमेंट करके चेंजेस करके वो चीजें यहाँ पर अप्रूव कर देती हैं, ठीक है। और एक बार यहाँ पर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, इफ बोथ द हाउसेज जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो हम पढ़ चुके हैं, वो दोनों जब एक बार ये बिल पास कर देते हैं तो ये जो बिल है ये बेसिकली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए चला जाता है, ठीक है। और एक बार अगर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अग्री कर दिया तो वो बिल तुम्हारा लॉ बन जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर लॉ मेकिंग के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री जो है वो बिल को ड्राफ्ट करेगी, ठीक, यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे वो हो जाएंगे, कैबिनेट अप्रूव करेंगे बिल को, एक बार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा ये बिल, 3 रीडिंग से जाएगा। उसके बाद एक बार पार्लियामेंट ने यहाँ पर जो भी डिस्कशंस थे अमेंडमेंट थे कर दी, उसके बाद ये बिल जो है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अग्री कर दिया तो ये बिल लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ बताइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉमन लॉ और केस लॉ। तो बेसिकली कॉमन लॉ इज अ सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन कोर्ट डिसीजन रादर देन रिटन लॉ। तो बेसिकली जो कॉमन लॉ होते हैं, केस लॉ होते हैं, ये एक ऐसे सिस्टम ऑफ लॉ हैं जो कि कोर्ट के डिसीजंस पे बेस होते हैं, ठीक है। ये कोई रिटन लॉ नहीं है, ये कहीं लिखे हुए नहीं है, एंड इट्स अथॉरिटी कम्स फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस and the acceptance of people. It originated in England. Common law becomes clear only when explained in a judgment. It includes rules derived from court decisions and legal principle as well as tradition, custom and reasoning methods. तो वही जो मैंने बताया कि common law जो है वो basically कोई written law नहीं है, जो भी कोर्ट के decisions हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर principles हैं, ये जो rules हैं ये वहीं से derive किए गए हैं, ठीक है। और ये हमें तभी पता चलते हैं, तभी क्लियर होते हैं जब कोई यहाँ पर जजमेंट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम डिसीजंस ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूट बाइंडिंग रूल्स। देखो इसका मतलब क्या है, या तो तुम्हें ये इतना बड़ा सेंटेंस लिख के देगा पेपर में जैसे तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, या हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको और समझ लेते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट मीन्स दैट जजेस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन पास्ट केसेस. They follow similar previous cases when making decisions, adhering to the principle of stare decisis, which means stand by the decision already made. देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, समझ लो कि यहाँ पर सुप्रीम ही कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक ऐसा केस आया, मर्डर का केस आया मान लो। ठीक है, तो मर्डर का केस आया, यहाँ पर जो भी है वहां पर जो भी चीजें हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ऐसा ही सिमिलर केस मेरे पास 10 साल पहले आ चुका है, वहां पर हमने जो भी जजमेंट दी थी, ठीक है, वो हमें फेयर लगी थी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो प्रीवियस जजमेंट थी उससे हेल्प लेके, उससे यहाँ पर रेफरेंस लेके इस पर्टिकुलर फ्यूचर वाले केस को यहाँ पर डील करेंगे और अपना डिसीजन इस प्रीवियस वाले केस के हिसाब से यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसी को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक, यहाँ लिखा भी है कि जजेस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन पास्ट केसेस, जो भी पास्ट केसेस में जजमेंट दे चुका है कोर्ट एक पर्टिकुलर, वो यहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स मीन्स फॉलोड आर फॉलोड बिकॉज जुडिशियल डिसीजंस आर अज्यूम टू बी करेक्ट। और यहाँ पर हम क्यों इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि पास्ट केसेस में जो भी हमने यहाँ पर डिसीजन दिए होंगे, जो भी जजमेंट दी होगी वो करेक्ट होगी, and using them helps build confidence in the judicial system. This process ensures that decisions are fair and just. और ये यहाँ पर इंश्योर करता है कि किसी भी तरह की बायसनेस हमने शो नहीं करी है, जो उस केस में हमने डिसीजन दिया एक पर्टिकुलर सिनारियो में, वही चीज हमने यहाँ पर भी की है। ठीक है, so the rules of judicial precedent are as follows. Lower courts are required to follow decisions made by the higher court, while higher court generally follow their own past decisions in related matter. देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि हाई कोर्ट के पास कोई केस आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट बेसिकली क्या हो गया, हाई कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट के पास जो केस आया है, हाई कोर्ट ने जो भी यहाँ पर जजमेंट देगा वो सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे देगा। ठीक है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट के पास भी सिमिलर कोई ऐसा केस आया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सिचुएशन में जो भी जजमेंट दी होगी, हाई कोर्ट को वो जजमेंट यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मान लो अभी जो मैंने यहाँ पर केस बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही कोई ऐसा केस आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है ही नहीं, है ना। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही पास डिसीजन का रेफरेंस लेके यहाँ पर इस जुडिशियल प्रेसिडेंट को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, जो हम देख चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सो द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज वन यूनिफाइड सिस्टम, एक ही सिस्टम है और वो डिवाइड है टू पार्ट्स में। एक है सुपीरियर जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, और एक होता है सबऑर्डिनेट लेवल पे, जिसमें तुम्हारे लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट से नीचे ये जो कोर्ट हैं ये वाले, ये तुम्हारे लोअर या फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी में आ गए। सुप्रीम कोर्ट सबको पता है हाईएस्ट कोर्ट है, लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 24 हाई कोर्ट्स हैं, ईच सर्विंग वन स्टेट, और हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है, दो सम कवर मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट विद इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है बेसिकली वो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को यहाँ पर डील करता है। एडिशनली जो हमारा टॉपिक है, ट्राइब्यूनल एंड कमीशंस आर सेट अप टू हैंडल स्पेसिफिक लीगल मैटर, और कुछ स्पेसिफिक लीगल मैटर्स को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, हैंडल करने के लिए ट्राइब्यूनल्स और कुछ कमीशन बनाए गए हैं। ठीक है, जो भी हम देख लेंगे। सो कोर्ट हायरार्की हमें पता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, और उसके बाद तुम्हारे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हायरार्की है, याद रखना सुप्रीम कोर्ट एक ही है, बाकी हाई कोर्ट 24 है, और हर एक पर्टिकुलर स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बहुत सारे हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया। तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया को समझ लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया हैंडल जस्टिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए यहाँ पर ये कोर्ट्स बनाए गए हैं विद द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जजेस होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं, बीइंग द हाईएस्ट अथॉरिटी। और ये जो कोर्ट्स होते हैं हमने देख लिया था कि ये सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को यहाँ पर डील करते हैं, जैसे मर्डर हो गया है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड एडिशनल और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस may be appointed to share the workload। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया तो उस केस में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या और भी सारे एडिशनल यहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा वर्कलोड होगा उस हिसाब से यहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA एक एक्ट होता है। इसने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने एक 3 टायर सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश किया था ताकि फॉर क्विक एंड अफोर्डेबल रेजोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जैसे इसका नाम भी है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, तो बेसिकली ये बनाया ही इसलिए गया था ये सिस्टम ताकि क्विक और अफोर्डेबल तरीके से जो भी कंज्यूमर हैं उनका जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जा सके नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, सो द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हैंडल्स कंप्लेंट विद द क्लेम अंडर ₹20 लाख, और जो भी 20 लाख के नीचे के क्लेम होते हैं ये फोरम उसको डील करता है। कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी कंप्लेंट जो है, अपना जो डिस्प्यूट है उसको बेसिकली यहाँ पर फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 से। ट्राइब्यूनल का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत इजी है। ट्राइब्यूनल बेसिकली क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो बेसिकली ये भी कोर्ट की तरह ही है। बेसिकली कोर्ट की तरह नहीं बोल सकते हम लोग उसको, ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये चीज इनको सॉल्व करती हैं। एंड इट वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट इन 1976। ट्राइब्यूनल बेसिकली डिस्प्यूट यहाँ पर हैंडल करते हैं, राइट्स लोगों को दिलवाते हैं और यहाँ पर डिसीजंस को रिव्यू करते हैं। ठीक है, नीड क्यों है ट्राइब्यूनल की? टू रिड्यूस कोर्ट केस बैकलॉग। मान लो जो कोर्ट्स हैं उनमें बहुत सारे बैकलॉग बचे हुए हैं ना, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। तो ऐसे केस को यहाँ पर, ऐसे जो भी लोग हैं जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिली है उनको यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ट्राइब्यूनल की हेल्प ले सकते हैं हम। टू हैंडल स्पेशलाइज केसेस, टू ईज कोर्ट बर्डन। अब कोर्ट के पास बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है, बहुत सारे केसेस आ गए हैं एक साथ, तो उस केस में भी यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स की हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ टू एड्रेस इश्यूज इन एरियाज लाइक इन्वायरमेंट, आर्म फोर्सेज एंड टैक्सेस। तो इन सारे डिफरेंट एरियाज पे भी यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी हम ट्राइब्यूनल्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट देख लेते हैं। सो हाई कोर्ट यहाँ पर स्टेट लेवल पे काम करता है विद 25 कोर्ट यहाँ पर कंट्री के अक्रॉस हैं। इसमें बेसिकली ओरिजिनल, एपेलेट, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ज्यूरिडिक्शन आते हैं और ये बेसिकली अपील और रिट पेटिशन पे यहाँ पर काम करते हैं। देखो, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर अपनी फाइल करी, यहाँ पर जो भी केस था वो। एपिलेट क्या हो गया? बेसिकली अगर आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका कोई केस था, आपने फाइल किया, वहां से जो भी जजमेंट मिला आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो उस केस में आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है। और कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कि जो भी पास्ट केसेस हैं उनका एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आप लिख सकते हो कि हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और अप टू 34 जजेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें भी अपील सुनी जाती है। जैसे हाई कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट है जिससे आप नहीं सेटिस्फाइड हो तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्प करती है, एडवाइजरी ओपिनियन देती है।
एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, और सारे कोर्ट्स को इसके डिसीजन को मानना पड़ता है क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है। इसके साथ साथ जो भी सिटीजन्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना भी सुप्रीम कोर्ट की ही ड्यूटी है, और इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या है? प्राइवेट फ्लेक्सिबल प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ कोर्ट। बेसिकली जो भी डिस्प्यूट्स हैं, है ना, उनको कोर्ट के बाहर रिजॉल्व करने का एक तरीका है आर्बिट्रेशन। ठीक है, वेयर पार्टीज अग्री टू अबाइड बाय द डिसीजन। और यहाँ पर जैसे दो पार्टीज हैं, है ना, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा वो दोनों ही पार्टीज को मानना पड़ेगा। एन एक्सपर्ट कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर इज चोजन टू रिजॉल्व द इशू। और इन दोनों पार्टीज के बीच में जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एंड द डिसीजन नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल लाइक अ कोर्ट जजमेंट। अब जैसे कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो यहाँ पर बाइंड होता है दोनों पार्टीज को, वैसे ही यहाँ पर भी एक आर्बिट्रल अवार्ड जो डिसीजन है वो यहाँ पर दिया जाता है, और दोनों ही पार्टीज यहाँ पर बाइंडेड है कि उनको यहाँ पर इस डिसीजन को मानना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर दो टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। एक है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, बेसिकली इसमें इंडियन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है। वेयर एज फॉरेन आर्बिट्रेशन के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो यहाँ पर इंडिया के बाहर होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन थे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको गवर्न करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया गया है, और इसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो भी फिल करोगे उसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले जो पर्सन यहाँ पर ऑफर कर रहा है वो, और दूसरा पर्सन जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होगा कि कुछ यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उस केस में रिटर्न में क्या देना चाहिए, है ना, वो आपका कंसिडरेशन हो गया। कैपेसिटी क्या है कि कौन से यहाँ पर एडल्ट जो हैं वो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को में अपना बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, कंसेंट क्या हो गया कि यहाँ पर बेसिकली अग्रीमेंट जो है वो किसी भी फ्रॉड से फ्री होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए, फ्यूचर जो इवेंट्स हैं उस पर डिपेंड होना चाहिए, है ना। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड कब होगा, और अगर कोई कंपनसेशन है, ठीक है, वो कंपनसेशन के लिए जो भी डैमेजेस होंगे वो सारी चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होती हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेना। नेक्स्ट आता है टॉर्ट। तो टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्ट बेसिकली क्या है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग ईदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। बेसिकली एक ऐसा सिविल, एक बोल सकते हो आप, एक ऐसा रॉन्ग एक्ट जिससे किसी दूसरे को हार्म पहुंचे। ठीक है, किसी दूसरे का नुकसान हो, उसको हम टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ टॉर्ट आ जाते हैं। सबसे पहला आता है इंटेंशनल टॉर्ट, कि किसी ने यहाँ पर जानबूझ के किसी दूसरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी। ठीक है, नेग्लिजेंस मतलब कि किसी की गलती की वजह से, किसी की केयरलेसनेस की वजह से किसी दूसरे इंसान को यहाँ पर हार्म पहुंचा। थर्ड होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रूव करने की जरूरत होती ही नहीं है, या तो आपने पर्पसफुली किया है या फिर आपने केयरलेसनेस में किया है। जो भी है, आपको यहाँ पर जो भी विक्टिम होगा उसको यहाँ पर जो भी हार्म है उसको यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बोल सकते हो आप पैसे दे सकते हो, है ना, जो भी यहाँ पर जजमेंट होगा आप लायबल हो उस हार्म को बेसिकली यहाँ पर पूरा करने के लिए। ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ करने की यहाँ पर चीज नहीं होगी, तो इसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लॉ एट वर्क प्लेस, जो आपका लास्ट टॉपिक है। बेसिकली लॉ एट वर्क प्लेस क्या है कि जहां पर जो वर्क प्लेस है उसमें कौन कौन से डिफरेंट लॉज हैं। तो जिसमें सबसे पहला लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये एक्ट क्या है? ये 4 जो एक्ट है ना, इनको रट्टा मार लेना, बेसिकली इनका जो नाम है उसको याद कर लेना। ये बेसिकली हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर, जो वर्कर्स यहाँ पर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये लॉ बनाया गया है। और ये बेसिकली उन फैक्ट्रीज पे अप्लाई है जिसमें 10+ वर्कर्स हैं और जो 20+ यहाँ पर पावर या विदाउट पावर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो ये भी यहाँ पर
एम्प्लॉयज के लिए ही बनाया गया है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, आवर्स कितने होने चाहिए, कितनी उनको लीव मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें इस एक्ट में मेंशन है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। बेसिकली जो वर्कर्स हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वीकली हॉलीडे एक्ट 1942। तो बेसिकली इसके अंदर वीकली हॉलीडेज कितनी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज को जो शॉप, रेस्टोरेंट्स एंड थिएटर्स में काम करते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस एक्ट के अंदर है। ठीक है, तो मैं लाइव ही हूँ, वैसे ही एक्ट यहाँ पर मैंने लिखे हैं ताकि आपको नाम से ही समझ में आ जाए कि एक्ट के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये मेरी यूनिट 3 थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।